जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 17 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। अक्टूबर का जो रिमेनिंग टाइम है, रिमेनिंग डे है, मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए करूं। पिछले महीने में काफ़ी बिजी था या पिछले कुछ दिन से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, डेली न्यूज़ एनालिसिस मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको इस तरह से टिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड डेली कर देता था। तो जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के ज्वाइन कर लो। प्रत्येक दिन मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट न्यूज़ को टिक करके वहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ और कोशिश करूँगा कि रिमेनिंग टाइम के लिए, जो अक्टूबर का रिमेनिंग टाइम है, डेली न्यूज़ एनालिसिस मैं आपके लिए अपलोड करूँ। साथ ही साथ 67th बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के भी मैं फोकस करते हुए कई सारे लेक्चर में लेकर आऊँगा 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। बिहार स्पेशल में कई सारे वीडियो कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं बना दूँ जो एग्ज़ाम में 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में काम दे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 17 अक्टूबर आज का दिन है और 17 अक्टूबर को मुझे याद आता है कि इसी दिन व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था, जिसकी रूपरेखा गांधी जी ने तैयार किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रही, जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, वो आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे हमारे देश के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बांग्लादेश में मंदिर पूजा पंडाल पे फिर हमला। देखो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे बांग्लादेश के स्थापना दिवस पे मार्च 2021 में, उस समय में हमने देखा था कई सारे वहाँ के जो संगठन हैं, मुस्लिम चरमपंथी संगठन, कई सारे उन्होंने मोदी जी का विरोध किया था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का विरोध किया था। अभी क्या हो रहा है कि बांग्लादेश में कई सारे मंदिर और पूजा पंडाल पे हमला हुआ। अभी जो दुर्गा पूजा चल रही थी उसका जो पंडाल है, कई सारी जगह हमला हुआ। भारत ने ऑफिशियली विरोध प्रदर्शन किया है, भारत ने ऑफिशियली इस पे स्टैंड लिया है, विरोध प्रदर्शन किया है, इसका विरोध दर्ज किया। विरोध प्रदर्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन विरोध दर्ज किया। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या, जब भी इस तरह की घटना होती है, 3 देश के मैं जिक्र करूँगा, एक तो बांग्लादेश, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा पाकिस्तान। वहाँ पे जब भी इस तरह की घटना होती है, जब भी वहाँ के माइनॉरिटी, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, उस पर इस तरह की हमला होती है, तो एक चीज़ें चर्चा में आ जाती है, एक टॉपिक चर्चा में आता है और वो टॉपिक है CAA। सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या CAA को लेकर जो पूरे देश भर में विरोध चला था, तो ये सब घटना शो करता है कि CAA किस तरह से प्रासंगिक है, सरकार का निर्णय किस तरह से सही प्रतीत होता है। क्यों? बांग्लादेश जैसे देश में, बांग्लादेश हमारा मित्र राष्ट्र है, हमारे सबसे क्लोजेस्ट एलाई में एक है बांग्लादेश, वहाँ पे भी हिंदू के लोगों पे या क्रिश्चियन पे, वहाँ के माइनॉरिटी पे प्रोसिक्यूशन होता है। चलिए ये जो टॉपिक है नेक्स्ट है, ड्रोन हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे NSG कमांडो। NSG कमांडो जो है, NSG की स्थापना किया गया था 1984 में, तो थोड़ा सा NSG इंपॉर्टेंट है। और 37th NSG का स्थापना दिवस के मौके पर जो है, हमारे देश के जो है गृह राज्य मंत्री, उन्होंने सेलिब्रेट किया इसे। अब देखो यहाँ पे सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है NSG कमांडो। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स गृह मंत्रालय का एक विंग है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF गृह मंत्रालय का एक विंग है और इसके तहत 7 विंग आते हैं, 7 इसका पार्ट है। पहला पार्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कई सारे लोगों को लगता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवान गृह मंत्रालय के तहत आते हैं और बेसिकली ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करते हैं। दूसरा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की इस्तेमाल नॉर्मली आप देखोगे इलेक्शन के समय में किया जाता है, CRPF के जवान का इस्तेमाल। तीसरा होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस सिक्योरिटी फोर्स, CISF। देश में कई सारे औद्योगिक पार्क हैं, दिल्ली मेट्रो है,
उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की है। उसके बाद चौथा है असम राइफल। भारत म्यांमार के साथ सीमा की सुरक्षा कौन करता है? असम राइफल के जवान करते हैं। उसके बाद है पांचवा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी। अगला है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवान, जो नेपाल और भूटान के साथ सीमा की सुरक्षा करता है। और नेक्स्ट है सातवां है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी के जवान, जो चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। तो ये 7 विंग है और सातों के सातों विंग आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत, गृह मंत्रालय के तहत आते हैं, रक्षा मंत्रालय के तहत ये नहीं आते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब देखो एनएसजी का गठन 1984 में किया गया था, एक संघीय आकस्मिक बल फेडरल कंटीजेंसी फोर्स के रूप में 1984 में इसकी स्थापना किया गया था। यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसको सामान्य रूप में ब्लैक कैट्स के रूप में भी जाना जाता है। ब्लैक कैट्स का नाम आपने सुना होगा, जो एनएसजी के कमांडो को कहा जाता है ब्लैक कैट्स। ऑपरेशन ब्लू स्टार अक्षरधाम पे आतंकवादी जैसे हमले को रोकने में इन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा में एनएसजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है एनएसजी के बारे में। साथ ही साथ वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो एम.ए. गणपति। एम.ए. गणपति जो है वो है एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक। दिल्ली एनसीआर में पराली के धुएं से बढ़ा प्रदूषण, सांसों पे आफत। दिल्ली का जो समय होता है, मैंने कई बार आपको कहा है कि सितंबर के मिड से लेकर के मार्च के मिड तक दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है। तो एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कई बार हमने डिस्कस किया है, मैं डिटेल से आज डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो यह है। देखो दिल्ली एनसीआर का जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है 349 है, ग्रेटर नोएडा का 330 है, नोएडा का 312 है, गुरुग्राम का 308 है, दिल्ली का 284 है और फरीदाबाद का 264 है। तो ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, अधिक इंपॉर्टेंट है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली 8 कंपोनेंट है, 8 पॉल्यूटेंट हैं, उसके आधार पे किया जाता है मेजर। एयर में उपस्थित 8 मेजर पॉल्यूटेंट, 8 मेजर प्रदूषक के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है। पहला है PM10, PM2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। ये 8 प्रदूषक है, इसके आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स तय किया जाता है। लेकिन इसमें कहीं भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एक पॉल्यूटेंट नहीं माना जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। इसी पॉइंट पे यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। अब देखो गुड, एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 होगा तो गुड होगा, 51 से 100 होगा तो मिनिमल सेटिस्फैक्टरी होगा। उसके बाद मॉडरेट पॉल्यूटेड 101 से 200 होगा, 200 से लेकर के 300 होगा तो पुअर होगा, 300 से 400 के बीच में होगा तो वेरी पुअर और 400 से ऊपर होगा तो सीवियर कंडीशन में होगा। तो अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी वेरी पुअर, काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। और दिल्ली में जो दीपावली का समय होता है वहाँ उस समय में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 क्रॉस कर जाता है, मतलब दिल्ली अभी रहने लायक सिटी नहीं रहती है, राइट। तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है और इसको लेकर के कई सारे कमेटी बनाए गए थे, कई सारे सुझाव इसको लेकर के दिए गए हैं, कई सारे सरकार ने काम किया, बावजूद इसको अभी तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन पे आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया जाए। नेताओं और पटेल को वर्षों तक नहीं मिला सही सम्मान। देखो यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा ये है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक तो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था ईपीएफओ का एग्ज़ाम, उसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया था कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है।
दूसरा, सरकार ने कई सारे द्वीप का नाम चेंज किया था, जैसे नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया था। नील द्वीप को जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया। उसके बाद हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया था। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस के नाम के आधार पर बॉस द्वीप कहा गया था। तो रॉस द्वीप को बॉस द्वीप कहा गया था, नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया था, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया था। बेसिकली ये 3 द्वीप का तो नाम पक्का याद रख लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे माउंट हैरियट है। माउंट हैरियट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, उसको माउंट मणिपुर उसका नाम रखा गया। तो ये 4 नाम जो चेंज किया गया था वहाँ के द्वीप का, वो बेसिकली आप लोग याद रख लेना। माउंट हैरियट का नाम चेंज किया गया था माउंट मणिपुर, स्वराज द्वीप रखा गया नाम, हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके, रॉस द्वीप का नाम चेंज करके बोस द्वीप रखा गया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। और साथ ही साथ नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया। देखो, इसका कोशिश करना आप लोग जाकर के आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप का लोकेशन एक बार देख लेना। नेट पे जाकर के मैप का लोकेशन देख लेना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अगर यहाँ पे बीएसएफ के बारे में जिक्र किया गया है, बीएसएफ के बारे में मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी आपसे कि बीएसएफ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है बीएसएफ के जवान। नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ कमाई भी प्रधान। तो नई शिक्षा नीति रेगुलेट होने वाला है, तो उसको लेकर के उसमें कई सारे ऐसे उपबंध किए जा रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकेंगे। वो अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, अधिक इम्पोर्टेंट है कि इस बार हुनर हाट का आयोजन किया गया है। ये 29वां हुनर हाट है जो मनाया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। हुनर हाट बेसिकली क्या होता है कि जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, ये अल्पसंख्यक समुदाय के जो पारंपरिक कारीगर हैं उसके द्वारा हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाया जाता है हुनर हाट में। यानी वो लोग के पास जो कला है, जो हस्तशिल्प हाथ से बनाई गई कला है, उसका एक प्रदर्शनी लगाता है। कहाँ पे? तो हुनर हाट में। इस बार क्या हुआ कि देश भर में 75 हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। अमृत महोत्सव, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में हम लोग हैं, और इस वर्ष जो है 75 हुनर हाट यानी 75 हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम अधिक इम्पॉर्टेंट है। थीम है इसका वोकल टू लोकल। वोकल टू लोकल इसका थीम है, और इसका आयोजन किया जाता है अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत। एक योजना आया था उस्ताद योजना के तहत इसका बेसिकली आयोजन किया जाता है। हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। मतांतरण रोकने को कर्नाटका में चर्च और पादरियों का हुआ सर्वे। देखो, देश में जो मतांतरण हुआ है यानी धर्म का जो परिवर्तन हुआ, सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक क्या वो क्या है? आपको ईसाई किया है, राइट। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि कर्नाटका में, केरल में लगातार ईसाई जो है हिंदुओं को, जो हिंदू खास करके अल्पसंख्यक हैं, या कह सकते हो कि हिंदू जो बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, SC ST के जो लोग हैं, उसको बेसिकली ये लोग कन्वर्ट करते हैं ईसाई में। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पे अब सर्वे होगा कर्नाटका में। ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे इस टॉपिक को लेकर के हमने डिस्कस किया है कि जब भी बांग्लादेश में इस तरह की घटना होगी, अफगानिस्तान में इस तरह की घटना होगा, और पाकिस्तान में इस तरह की घटना होगा, वहाँ के माइनॉरिटी पे, हिंदू पे अत्याचार होगा, सिख पे अत्याचार होगा, बौद्ध पे अत्याचार होगा, ईसाई पे अत्याचार होगा, CAA को लगातार लेकर के चर्चा होगी ही होगी, राइट। देश को स्टार्टअप नेशन बना रहा है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है कि वैसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन से अधिक हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सारी की सारी कंपनी का आपको देखो मार्केट कैपिटल दिख रहा है $1 बिलियन से अधिक। वेदांतों का जैसे $1 बिलियन है, लिसियस का $1 बिलियन है, इसका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन से अधिक होगा, उसे कहा गया यूनिकॉर्न कंपनी।
देखो $1 बिलियन कितना होता है। कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बिलियन में कितना होता है, मिलियन में कितना होता है। ये जो सिस्टम है ये यूएस की सिस्टम है। जैसे सबसे पहले 1K समझ लो। जैसे मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर में आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे 1K लिखा हुआ। K स्टैंड्स फॉर किलो। किलो का मतलब होता है 1000, यानी 10⁻³ मिलियन कितना होता है, मिलियन होता है 10⁻⁶ होता है, यानी 10 लाख। बिलियन कितना होता है, K होता है 10⁻³ यानी 1000, मिलियन होता है 10⁻⁶, बिलियन होता है 10⁻⁹ और ट्रिलियन होता है 10⁻12। तो यूएस का सिस्टम क्या है, जैसे इंडिया का सिस्टम में आप 100 के टर्म्स में आगे बढ़ते हैं। 1000 में 100 से गुना करो 1 लाख आ गया, 1 लाख में 100 से गुना करो 1 करोड़ आ जाएगा, 1 करोड़ में 100 से गुना करो 1 अरब आ जाएगा, 1 अरब में 100 से गुना करो 1 खरब आ जाएगा। लेकिन यूएस का सिस्टम अलग है। 1000 में 1000 से गुना करो 1 बिलियन आ जाएगा, मिलियन आ जाएगा। 1 मिलियन में फिर 1000 से गुना करो 1 बिलियन आ जाएगा। 1 बिलियन में फिर 1000 से गुना करो 1 ट्रिलियन आ जाएगा। तो यूएस के सिस्टम में 1000 के टर्म्स में आगे बढ़ता है, जिस तरह से भारत के सिस्टम में 100 के टर्म्स में आगे बढ़ता है। तो बेसिकली $1 बिलियन की कंपनी को कहा जाएगा यूनिकॉर्न कंपनी। $1 बिलियन मतलब होता है 1 अरब डॉलर, और इसको कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में तो लगभग होगा 7500 करोड़ रुपीज़। तो वैसे कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल 7500 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है, यानी 1 बिलियन क्रॉस कर गया है डॉलर, उसे कहा जाएगा यूनिकॉर्न कंपनी। बाकी इसको एक बार देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। उत्पादन बढ़ाना कोल इंडिया की बड़ी चुनौती। कुछ दिन से लगातार हम लोग देख रहे थे कि देश में कोयला की समस्या से देश जूझ रहा था। ऑलरेडी चीन कोयला की समस्या से जूझ रहा है। चीन में कई जगह विद्युत नहीं है। भारत में भी ये समस्या हो सकती थी। ऐसे कंडीशन में कोल इंडिया ने आगे बढ़ती हुई इस चुनौती को पार करने का लक्ष्य रखा, और इन्होंने टारगेट रखा है, कोल इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2023-24 में 100 करोड़ टन कोयला का उत्पादन करेगी। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल, देखो ये जो सेक्शन होता है इसको एडिटोरियल कहा जाता है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर एडिटोरियल किसको कहा जाता है, तो ये जो सेक्शन होता है पेज नंबर 8 पे, इसको एडिटोरियल आप कह सकते हो। ये भी एडिटोरियल है, लेकिन मुख्य एडिटोरियल ये होता है। उसके बाद ये एडिटोरियल होता है, और एक और एडिटोरियल होता है, ये एडिटोरियल होता है। तो ये बेसिकली 3 एडिटोरियल होते हैं नॉर्मली दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में। इस पार्ट को एडिटोरियल कहा जाता है। आज के कोई भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सरकारी सहायता बंद हुई तो ग्रामीणों ने जुनून से तैयार किया जंगल। देखो इस तरह का जो नॉलेज आपको होना चाहिए कि ग्रामीण जो है, खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में पानी की समस्या कहीं ज़्यादा है, पानी की कमी वहाँ पे है। ऐसे कंडीशन में सरकार ने मदद नहीं किया, तो ग्रामीण ने किस तरह से वहाँ पे कच्चा रास्ता से जंगल बना दिया वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्पायर्ड करेगी, राइट। जब आप प्रशासन में जाओगे तो ये सारी की सारी चीज़ें इंस्पायर करेगी। साथ ही साथ GS पेपर 4 एथिक्स में भी आपको ये चीज़ काम दे सकता है, और ख़ास करके इंटरव्यू में भी ये सब चीज़ें आपको काम दे सकती हैं। तो इसको इस रूप में आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगेन ये दोनों टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक और ये टॉपिक दोनों जुड़ा हुआ है आपको COP21 से। सबसे पहले इस टॉपिक की चर्चा हम करते हैं कि भारत ने ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है यूनाइटेड नेशन में। भारत ने कहा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूनाइटेड नेशन के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाए। अब देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। एक सोलर अलायंस है जिसकी स्थापना हुआ था COP21 के बाद। COP21 यानी पेरिस समझौता के बाद इसकी स्थापना किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने किया था, और उपाध्यक्ष थे इसमें फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना हुई थी COP21। COP21 क्या है, UNFCCC का जो सालाना मीटिंग होता है उसका 21वां मीटिंग को ही COP21 कहते हैं, जो हुआ था आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, और इसलिए इस समझौता को पेरिस समझौता कहते हैं। अब देखो इस न्यूज़ में लौटते हैं। COP21 यानी पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, और उसमें डिस्कस किया गया था कि जो विकसित देश हैं
विकसित देश विकासशील देश को 2020 से 2020 से $100 बिलियन प्रति वर्ष देंगे। $100 बिलियन प्रति वर्ष देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे विकासशील देश या अफ्रीका के जैसे पिछड़े देश हैं, वो अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को लेकर के काम कर सके। इसके लिए विकसित देश, प्राइमरीली अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देश, विकासशील देश को $100 बिलियन प्रति वर्ष देंगे। अब देखो 2020 में कोरोना को लेकर के समिट नहीं हुआ। 2021 में UNFCCC का समिट आयोजित होने वाला है, यानी COP26 का आयोजित होने वाला है ब्रिटेन में। तो निश्चित तौर पे इस बार चर्चा इसी चीज़ का रहेगा कि विकासशील देश को रिक्वेस्ट किया जाएगा, विकसित देश बोलेंगे, विकसित देश को रिक्वेस्ट किया जाएगा, विकासशील देश मांग रखेंगे कि हमें $100 बिलियन दीजिए प्रति वर्ष, जो आपने कमिटमेंट किया था COP21 में। देखो ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है, और नीचे वाला ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं इजराइल जाने वाले हैं। इजराइल जाते हैं, उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा भारत इजराइल संबंधों को लेकर के। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आसियान के समिट होने वाला है। आसियान के समिट में जो है म्यांमार के जो सेना प्रमुख है, अभी म्यांमार में सैन्य शासन है और सेना प्रमुख को न्योता नहीं दिया गया है, यानी आसियान देश बेसिकली म्यांमार के जो सैन्य शासक है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि ऐसे कंडीशन में भारत को क्या करना चाहिए। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, तो इस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हो कि क्या म्यांमार में सैन्य शासक रहने से भारत को उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्या भारत सरकार को करना चाहिए। चीन ने पाकिस्तान से $3.8 करोड़ का मुआवजा मांगा है। बेसिकली जो दासू बांध परियोजना बन रही थी, इस परियोजना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई जो चीन के नागरिक थे, और ऐसे कंडीशन में चीन ने मुआवजा के तौर पे कहा है कि $3.8 करोड़ दे पाकिस्तान। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान सरकार दे पाएगी, चूँकि पाकिस्तान सरकार को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है वो चाइना की तरफ देखता है। तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान पैसा नहीं दे पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बाकी इसको एक बार देख सकते हैं। और ये घटना हुआ था आपको जुलाई 2021 में, और जुलाई से लेकर के अभी तक दासू बांध परियोजना बंद है। ये परियोजना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस परियोजना को लेकर के भारत सरकार ने आपत्ति दर्ज की थी कि POK में ये परियोजना बन रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत सरकार का अभिन्न अंग है, इसलिए ये परियोजना अपने आप में जो है इलीगल है। ये भारत सरकार का स्टेटमेंट था। UAE में 3 दिन तक पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद राजी हुए राहुल द्रविड़। भारत के नेक्स्ट रवि शास्त्री के बाद नेक्स्ट कोच जो होंगे वो हैं राहुल द्रविड़ होंगे। द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भारत के अगले कोच होंगे। इसको द वॉल कहा जाता था। गाद से बन सकती है मजबूत ईंट, कृषि के लिए भी वरदान। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बार UPSC का प्रीलिम्स देखोगे उसमें एक क्वेश्चन आया था, स्टील स्लैग यानी स्टील की जो राख है उसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। तो उसका इस्तेमाल भी कई सारे जगह हो सकता था। कृषि के लिए भी हो सकता था उसका इस्तेमाल, स्टिक स्लैग के लिए, सड़क बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था, और भी कई जगह उसका इस्तेमाल हो सकता था। तो इस तरह के एप्लीकेशन पे UPSC भी क्वेश्चन पूछती है। तो इसी तरह से गाद जो है मजबूत ईटा बन सकता है गाद से, और साथ ही साथ कृषि के लिए भी ये वरदान हो सकता है। बाकी इसको एक बार पढ़ लेना, एक बार इस न्यूज़ को भी आप लोग देख सकते हैं। चंबल के इंडियन स्कीमर बांग्लादेश तक भर सकते हैं उड़ान। देखो चंबल जो है जैव विविधता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चंबल घड़ियाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक संस्थान का जिक्र है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये संस्था काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो ये संस्था के बारे में देखते हैं। ये संस्था 1883 में इस संस्था की स्थापना किया गया था। बेसिकली एक NGO है, BNHS एक NGO है। UPSC ने डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं कब, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है। तो एक NGO है, ये किसी सरकार का अंग नहीं है, बस एक NGO है। ये बेसिकली पर्यावरण संरक्षण के लिए बेसिकली ये संस्था काम करती है। बाकी एक बार इसको आप लोग देख सकते हैं।
सौर प्रणाली के रहस्य की खोज रहस्य खोलेगा लूसी। लूसी जो है सौर प्रणाली का रहस्य खोजेगा। एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, इतना ही न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो आज के पेपर में इंपॉर्टेंट था। मैंने कोशिश किया उसे आपके साथ डिस्कस करने का। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।